रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आंख तुम्ही से चार हुई। जब हम अंताक्षरी खेलते हैं तो रा पे जो हिंट आता है, तो मेरा ये गो टू गाना है। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। A flower of the night came to me in a dream, and her embrace became a garland around me. When I awoke in the morning, our eyes met. So welcome to Learner Centered Design Education Podcast. मैं हूँ आपका host सौमित्री वरदराज. All the way from Melbourne, Australia, Saturday दोपहर के 3 बजे. In the previous episode मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जिक्र तो किया था. फिर मैं बाहर गया, उनसे मिला. Zain, a very lovely looking construction worker. शाम को वो लोग आ रहे हैं. घर जाने के पहले मैं चाय बनाऊंगा उनके लिए, मसाला चाय. तो the next topic is अंताक्षरी. तो ये जो बात चल रही है लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड, कि जो बच्चा पढ़ने आता है तो उसकी जो परवरिश, उसकी जो देखभाल, उसकी जो सपोर्ट, उसकी जो कोचिंग हो, वो ऐसे हो कि वो अपने स्ट्रेंथ्स पे बिल्ड कर सके. तो ऐसे कुछ थीम्स थे. स्ट्रेंथ बेस्ड लर्निंग, डेवलपिंग एजेंसी और एक्नॉलेजिंग एजेंसी की एजेंसी है. जैसे पॉलो फ्रेरे जी का जो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन है, उसका ये मतलब है कि बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं जिसमें टीचर जो है नॉलेज भरे. बच्चा अगर बर्तन है तो वो भरा हुआ बर्तन है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके दिमाग में. अब ये देखना है कि वो जो चीज़ें हैं उनके दिमाग में, वो टीचर कैसे जान पाए. जैसे मान लीजिए ये जो बच्चे की बात हो रही है, जैसे मैं बकरी का हिंट देता हूँ हर पॉडकास्ट के एपिसोड के आखिर में. एक बकरी की क्या करते हैं, बकरी वो जो आवाज़ करते हैं, निन्याने की आवाज़, जो भी हो, बकरी की आवाज़. तो जो बच्चे बचपन से, हमारे घर में बकरियां तो है नहीं, हमारे घर में 2 बिल्लियां हैं. और जो मेरा बेटा है वो अब 6 फुट का हो गया है. लेकिन जब वो जो दूसरी वाली जो बिल्ला, दूसरा वाला जो बिल्ला हमारे घर में आया कुछ 13 साल पहले, 10 साल पहले ऐसे कुछ, तो ये जो हमारा लड़का है छोटा सा था, तो उनकी एक रिलेशनशिप सी बन गई. अब तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वो जो बिल्ला है इनके पास ही जाता है और काफ़ी प्यार से रहते हैं दोनों. तो अगर कोई जब छोटे से थे, जो बड़े होते होते वो बकरियों को के साथ पले हुए हैं, तो उनका जो रिलेशनशिप होता है बकरियों के साथ, वो एक खूबसूरत रिलेशनशिप होता है. वो एक उनका स्ट्रेंथ होता है. वो बकरियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं. तो वो बकरी का हिंट है, बकरी एक स्ट्रेंथ है. तो अगर आप बकरी के बारे में सोचें तो ज़्यादातर लोग बकरियों के बारे में उतना जानते नहीं हैं, लेकिन कुछ जो
बच्चे होंगे जो स्कूल में आएंगे, तो उनकी वो जानकारी को क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ये जो टॉपिक है ये आगे चल के आएगा। आज का टॉपिक है अंताक्षरी। तो सब लोग गाना जानते हैं, बहुत सारे गाने जानते हैं। जो नए गाने आते हैं तो उनको तो अगर जाने मतलब नॉलेज भी मत करो तो वो आप कहीं ना कहीं दुकान में गए तो वहाँ बज रहा था तो आपने सुन लिया, आपके दिमाग के अंदर चला गया वो। तो एक टिपिकल गाने में अगर छोटा सा गाना है तो उसमें शब्द होते हैं। तो कितने शब्द होंगे? छोटा सा गाना है तो मान लीजिए कुछ 30 या 40 यूनिक शब्द हैं। लंबा गाना है तो 50 हो सकते हैं। तो नॉर्मली लोग जो अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी खेलने के लिए उनके पास बहुत सारे गानों का नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट पहला 2 लाइंस, जैसे वो रात कली वाला 2 लाइन वो काफ़ी है, उतना उसके आगे क्या है हमको पता नहीं। लेकिन अगर रा पे आया तो सब लोग मुझ पर देखेंगे, बोलेंगे वो वाली नहीं। मतलब ये जो फिल्म है जिस थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करते हैं अभी, जो ये रात कली एक ख्वाब में आई। जब मैं छोटा सा था तो जॉय मुखर्जी हीरो हुआ करते थे 1960s में। फिर 70s में क्या आए तो नवीन निश्चल काफ़ी फेमस थे। तो ये एक नवीन निश्चल का फिल्म है। और ऋषिकेश मुखर्जी जो काफ़ी खूबसूरत फिल्में बनाते थे, तो बंगाली थे और उनकी फिल्म में थोड़ा सा ऑलवेज एक कैजुअल ह्यूमर। सो उन्होंने एक फिल्म बनाई बुढ़ा मिल गया, किशोर कुमार जी का गाना। किशोर कुमार जी तो कोई भी गाना लेके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिल्म नॉर्मली बी ग्रेड फिल्म माना जाता है। तो मैं जब छोटा था तो हम लोग बिहार में रहते थे। तो 1970s की बात है, अर्ली 70s। तो मेरी अगर लड़ाई होती थी लोगों से, वो इस बात पे होती थी कि वो कोई किशोर कुमार के फ़ैन थे और मैं उस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी का फ़ैन हुआ करता था। तो हम लोग की लड़ाई होती थी कि किशोर कुमार इज़ नॉट अ गुड सिंगर, रफ़ी जी हैं। तो देवानंद या और हम लोग उस ज़माने में हेलन को हेलन जी मजाकी तौर पे हेलन जी कहते थे। तो ये फिल्म बुढ़ा मिल गया इज़ कंसिडर्ड अ बी ग्रेड फिल्म, बट इसके गाने बिकॉज आई ग्रू अप विद देम तो मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे बहुत सारे बी ग्रेड फिल्म्स के गाने पता हैं। मतलब मैं नहीं मानता कि ये बी ग्रेड फिल्म है। ये किसी चीज़ आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस रहता है। इस फिल्म का जो डिस्क्रिप्शन है, ये एक पॉडकास्ट में एक लिंक लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ओके, टू कम बैक टू अंताक्षरी। अगर कोई हिंदी के गाने, एक 10 साल का लड़का या लड़की है, तो वो अंताक्षरी अगर खेल सकें तो एटलीस्ट उनके पास 100-200 तो गाने उनके दिमाग में होंगे, एटलीस्ट लाइंस होंगे। तो इतना सारा वोकैबुलरी है उनके पास। तो अगर वोकैबुलरी पे ध्यान दें तो लैंग्वेज है उनके पास। और अगर मान लीजिए मारवाड़ी के गाने जानते हो तो मारवाड़ी वोकैबुलरी है। तो क्या ये दोनों वोकैबुलरी आप इनका खिचड़ी बना सकते हो? क्या ऐसे एक भाषा हो सकती है जैसे हिंदी प्लस मारवाड़ी, मतलब मंडी और मिंडी, जैसे हिंदी प्लस इंग्लिश बिकम्स इंग्लिश। और इसको जब लिखें, जैसे हिंदी को आप जब लिखें तो ज़्यादातर आप साइन बोर्ड में देखेंगे कि ये हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके लिखी जाती है। जैसे फिल्म के पोस्टर्स हों या फिल्मी गाने हों या जो भी हों, तो ये नॉर्मल है कि हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करके लिखी जाती है। तो क्या
और जापान में जापानीज की ज़रूर मतलब उसकी राइटिंग स्क्रिप्ट की उतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आप सब जो भी लिखना है आपको, आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिख लो, तो उसको वो रोमाजी कहते हैं, रोमन अल्फ़ाबेट। तो इंडिया में वो रोमाजी का यूज़ भी हो सकता है हिंदी लिखने के लिए, तमिल लिखने के लिए, सब नॉर्मली होता है यूज़ इसका। हमें लड़ाइयाँ होंगी तो वो इट इज़ यूजुअली विद, जैसे मेरी डिस्कशन होती है तो उसके जब आप लिखोगे USKE की USKEY, वो वाई की ज़रूरत है कि नहीं है। और जब आप टाइप कर रहे हो ट्रांसलेशन एप्स में, तो अगर वाई डाल दो तो क्या उसकी ज़रूरत है, पता नहीं। एनीवे, तो ये जो लैंग्वेज है ये सबके पास है। अब अगर इस लैंग्वेज को लिटरेसी में बदलना है, तो जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि ग्रामर की ज़रूरत होनी चाहिए, जैसे हिंदी में वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मुझे तो वो उतना अच्छा नहीं आता। जैसे इंग्लिश में टेंसेस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंडीशनल्स, ये जो ट्रिक्स हैं, ये जिम्नास्टिक्स जो हैं लैंग्वेज के, ये थोड़ा बाद में कर सकते हैं। पहले तो अगर आप खुद की वोकैबुलरी की लिस्ट लिख लो और उसको अगर आप रोमाजी में लिखो तो आपको अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। या आप मारवाड़ी जानते हो तो उसको आप वो साउंड्स आप हिंदी के अक्षर में लिखो। तो ये अक्षर जानना एक औजार हो जाता है। तो वोकैबुलरी है आपके पास, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो क्या वो फाउंडेशन बन सकता है? और जो जैसे हम ABCD सिखाते हैं बच्चों को, क्या उसकी ज़रूरत है? जैसे आपने बच्चे से कह दिया कि वो पुलिस की गाड़ी वहाँ पे खड़ी है तो उस पर लिखा हुआ है पुलिस करके, तो बच्चे कह दिया कि भैया वही चीज़ लिखो, मतलब उसका जो पैटर्न है वो लिख दीजिए और उसके अलग अलग जो हिस्से हैं वो जान लीजिए। तो पैटर्न रिकग्निशन तो है लोगों में, अब उसको वो अल्फ़ाबेट जो है वर्ड्स को डिकंस्ट्रक्ट करके सीखना एक दूसरा तरीका हो जाता है। और फिर देखें कि A से लेके Z तक आप कितने वर्ड्स जानते हैं। तो जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट के सारी चीज़ें वो साउंड लेके हिंदी में लिखिए या अंग्रेज़ी में लिखिए, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट बन जाता है। आपने बच्चों से कह दिया कि आप खुद ही सीख लो, ये जो लिखना है अल्फ़ाबेट है आप खुद ही सीख लो, हम आपको 1 हफ्ते दे देते हैं या 2 हफ्ते दे देते हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ अल्फ़ाबेट सीख लो। तो ये जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आप लेके आ सकते हैं इसमें। तो ये था मेरा कि क्या हिंदी गानों के थ्रू सीखी जा सकती है, लेकिन अगर गाने आप पहले से जानते हो तो क्या जो गानों की जो जानकारी है, उनके जो गानों के जो वर्ड्स हैं उनका आप मीनिंग डिस्कस कर सकते हैं, या उनको कैसे लिखे जाएं वो वर्ड्स, वो आप उनकी जांच कर सकते हैं और बिल्कुल उल्टा सुल्टा कर सकते हैं, ताकि आगे चल के आप कुछ तो लिख रहे हैं। तो ये एक अगर आप एक फॉर्मेट है आपके पास, जैसे आपने किसी को कहीं ले जाना, जैसे मैंने जो 5 हफ्तों का जो जापानीज़ कोर्स किया, वहाँ पे उन्होंने लिखने का कुछ नहीं सिखाया, और जो हम सीख पाते थे वो इसलिए सीख पाते थे क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ फ्रेजेस हम सीखते थे, कोई क्वेश्चन सीखते थे कि इसके बारे में कैसे पूछा जाए, ये क्या चीज़ है। खाना खाने जाते थे तो वहाँ पे वो पूछना पड़ता था कि हम वो कहेंगे कि क्या चाहिए, आप इशारा नहीं कर सकते थे, तो आपको कहना है कि मुझे चाहिए ऑमलेट चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। तो जापानी चीज़ हो तो उसका वर्ड यूज़ करना पड़ता था।
तो वो थोड़ा सा वो कठिनाई वो डाल के आपको जैसे एक हर्डल बना देते थे वो। तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि एक हफ्ता है आपके पास और आपके पास एक ग्रुप है जिनको आपने कुछ सिखाना है, तो आप उसके बेसिस पे आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अगर एक सिंगिंग कैंप है, कहीं आप ले जाओ लोगों को और वहाँ पे सिर्फ वो गाना गाएंगे, तो अलग अलग लोग अलग अलग गाना जानते हैं। जो कॉमन सॉन्ग्स हैं अगर सब लोग जानते हैं तो कहते हैं ये कॉमन सॉन्ग है, तो इस सॉन्ग के सारे वर्ड्स निकाल के आप हमें एक्सप्लेन कीजिए कि है क्या ये। और अगर नहीं जानते तो ढूंढ निकालिए, डिस्कस कीजिए, किसी से पूछ लीजिए। तो वर्ड्स का मीनिंग, सॉन्ग का मीनिंग आप जान गए। फिर द नेक्स्ट स्टेज कैन बी कि कुछ इसमें से वर्ड्स आप लिखने की जो है कोशिश कीजिए। तो वो टेक्निक आपको आ जाती है, लैंग्वेज लर्निंग की टेक्निक आ जाती है। तो टू लर्न हिंदी थ्रू सिंगिंग का ये मतलब है कि अगर आगे चल के आपको कोई और तमिल सीखनी हो तो एक हफ्ता तमिल के कैंप में अगर गए तो क्या सीखोगे आप? गाने से शुरू करोगे, क्योंकि ये आपने एक मेथोडोलॉजी एस्टैब्लिश कर दी है। तो ये है जो क्वेश्चन, जो चैलेंज, क्या हिंदी अंताक्षरी के थ्रू सीखी जा सकती है? अगर हमारा प्रोजेक्ट है कि अंताक्षरी को कैसे इस्तेमाल करें हिंदी लर्निंग में, तो हमारी मेथोडोलॉजी, हमारा प्रोसेस, हमारा जो प्लानिंग कैसे आएगा आगे, तो ये है ये वाला एपिसोड। इसके बाद थोड़ा सा बकरी और फिर डिस्क्रिप्शन में एक गाने का लिंक। अच्छा, फिर मिलते हैं।